सो वेलकम बैक टू एडवाइज लर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ थर्मल एक्सपांशन। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का एंड काफ़ी इजी है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सॉल्व हो जाता है और सेम डेफिनेशन एंड सेम कंसेप्ट्स रिपीट होंगे फॉर टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज थर्मल एक्सपांशन। So as you can see here, a change in temperature of a body causes change in its dimension. Students, ये हमने बचपन से पढ़ते हैं. From 8th standard we have studied कि when a body is heated, a body, first of all, a body is made of fine particles. ठीक है, and हमको ये पता है कि the particles have some kinetic energy due to their motion. Particles tend to vibrate continuously at their mean position. So particles continuously vibration में रहते हैं एंड जब आपको उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सो हमने शुरुआत में देखा था इस चैप्टर के, व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू द पार्टिकल्स दे स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर. ओके, सो जब कोई पार्टिकल थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है वो थोड़ी सी जगह लेगा, जब ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो ज़्यादा जगह चाहिए उसको. सो ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड वाइब्रेशंस पार्टिकल्स टेंड टू टेक मोर स्पेस. सो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो बढ़ने लगता है क्योंकि वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, दे आर पुशिंग ईच अदर एंड उसकी वजह से जो भी आपका बॉडी है उसका ये एरिया इंक्रीज होने लगता है. इन शॉर्ट, इफ वी हीट अ बॉडी इट्स डायमेंशंस चेंज. डायमेंशन कैसे चेंज हो रहा है? अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो जनरली, द टर्म आई एम यूजिंग हियर इज जनरली, मोस्टली आप ऐसा देखोगे कि हीट करने पे द बॉडी एक्सपांड्स एंड कूल करने पे द बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, सो दैट्स व्हाट रिटन हियर कि बॉडी कॉजेस चेंज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. अगर चेंज किया, चेंज इन टेम्परेचर कॉजेस चेंज इन इट्स डायमेंशन. The increase, dear students, increase in the dimension of a body due to increase in temperature is called thermal expansion. अगर decrease हुआ तो वो reduce हो जाएगा dimensions में. Increase, now this increase in temperature किसकी वजह से होने वाला है? ये heat addition की वजह से. तो suppose हमने heat add किया, तो heat addition की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉडी का, उसकी वजह से द पार्टिकल्स विल स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड वाइब्रेशंस एंड हेंस डायमेंशन ऑफ अ बॉडी विल इंक्रीज. इसको डियर स्टूडेंट्स इन शॉर्ट बोला जाता है थर्मल एक्सपांशन. क्लियर है? नाउ थर्मल एक्सपांशन के टाइप्स. सो स्टूडेंट्स देखो, इन जनरल एक बॉडी 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशंस रहते हैं किसी भी बॉडी के. हम जिस दुनिया में 3D वर्ल्ड है, ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है. यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट हर एक बॉडी का होगा. सो जब आप किसी बॉडी को हीट करोगे, फॉर एग्जांपल आप इसी स्टाइलस को इफ वी आर हीटिंग इट, सो इसका लेंथ भी इंक्रीज होगा, इसका ब्रेथ भी इंक्रीज होगा एंड इसका हाइट भी इंक्रीज होगा. लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इंक्रीज होने वाला है. द पॉइंट हियर इज कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे कॉन्स्टिट्यूट टू बिकम द वॉल्यूम. सो ये साथ में वॉल्यूम बनाते हैं. अगर इनका मैं इसमें हीट ऐड कर रहा हूं तो पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड होना चाहिए. सो मैं इतना बोल सकता हूं क्या डियर स्टूडेंट्स कि व्हेन आई हीट अ बॉडी ऑल द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी विल टेंड टू इंक्रीज. ठीक है, एंड जनरली ऐसा ही रहता है कि वो इंक्रीज होंगे सब. कुछ केसेस में डिक्रीज भी हो सकते हैं, जैसे आपको पता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. सो यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, सो इंक्रीज में मुझे ये समझ रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो बात उधर ही खत्म हो जाना चाहिए डियर स्टूडेंट्स की हीट किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. सो द क्वेश्चन हियर इज कि हमने किसी बॉडी को हीट किया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो दैट शुड बी इट. उसमें और टाइप्स क्या आ रहे हैं? सो कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स हम ऐसा नोटिस करते हैं कि अगर आपके पास एक वायर है, काफ़ी पतला सा वायर है, सो वायर्स में ना स्टूडेंट्स जो लेंथ है वो काफ़ी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसका डायमेंशन, उसका ब्रेथ और उसका हाइट बहुत छोटा होता है कंपेयर टू इट्स लेंथ. वैसे टाइम पे जब हम एक वायर को हीट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं कॉपर वायर, काफ़ी पतला रहता है वो. So its length is very large as compared to its other dimensions. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि जब thermal expansion होगा, so the particles will tend to move along the length much more than they will tend to move through the breadth or height. So ये reason है कि हम जब ऐसे एकदम फाइन और एकदम पतले ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा compared to their breadth and height, तब हम लोग ये वाला एक्सपांशन कंसिडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन. लीनियर स्टूडेंट्स हमको पता रहना चाहिए, दिस इज अलोंग द लेंथ स्ट्रेट लाइन में. लीनियर का मतलब ही रहता है स्ट्रेट लाइन. सेकेंड, कुछ ऐसे बॉडीज रहते हैं, आगे एग्जांपल भी बताऊंगा, कुछ ऐसे बॉडीज रहते हैं जिनका लेंथ तो सिग्निफिकेंट है, उनका ब्रेथ भी सिग्निफिकेंट होता है, थिकनेस नहीं होता. सो थिकनेस बहुत कम है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे.
लेंथ और ब्रेथ ये साथ में मिलके एरिया बनाते हैं. सो यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल आता है, सॉरी सेकेंड एक्सपांशन का टाइप आता है, दैट इज एरियल एक्सपांशन. एंड फाइनली वी हैव वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन. इसी को स्टूडेंट्स क्यूबिकल एक्सपांशन भी बोला जाता है, क्योंकि एक क्यूब मतलब हम वॉल्यूम के लिए रिप्रेजेंटेशन देते हैं. सो एक क्यूब इज अ बॉडी जिसका हम वॉल्यूम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे कभी कभी उसको क्यूबिकल एक्सपांशन भी बोला जाता है. तो हम लोग एक चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, लीनियर एक्सपांशन इज फॉर वन डायमेंशनल बॉडीज. मतलब ऐसा आप मान सकते हैं कि वन डायमेंशनल एक्सपांशन, ऐसा मान सकते हैं कि ये जब एक्सपांड होगा तो हम एक ही डायमेंशन को काउंट करेंगे उसका एक्सपांशन, दूसरे डायमेंशंस का एक्सपांशन हम कंसिडर नहीं करते. सो इस पे थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं. लीनियर एक्सपांशन, इट इज द एक्सपांशन ऑफ अ बॉडी along its length due to increase in temperature. एंड मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्यों बॉडी एक्सपांड होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सपोज मैंने इस बॉडी को सम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, आप सबको पता है हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट सप्लाई किया, ये बॉडी एक्सपांड होगा. लेट्स से इसका एक्सपांशन कुछ ऐसा हुआ कि ये जो बॉडी है, ये जो सिलेंडर है, ये एक्सपांड हो गया. सिलेंडर इसको हम वायर कंसिडर कर लेते हैं, पतला सा वायर है ये एक्सपांड होके इंक्रीज हो गया. तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो लेंथ है, दिस इज इंक्रीज्ड लेंथ. तो ये जो शुरुआत का लेंथ था ना, इसको मैं बोलूंगा इनिशियल लेंथ. ओके, एंड अभी जो लेंथ हुआ है, दिस इंक्रीज लेंथ इज माई फाइनल लेंथ. सो दिस इज फाइनल लेंथ. ओके, सो हम बस यहीं पे अब ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करके ये इंक्रीमेंट को फाइंड कर पाएंगे. आप देख सकते हो जो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले कुछ लेंथ था, बाद में इंक्रीज हो गया है. सो फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा, दैट इज माई इंक्रीज इन द लेंथ. तो इसको मैं चेंज इन डायमेंशन बोलूंगा. सो देखना यहाँ पे. अच्छा, आपको और एक चीज याद रखनी है, दिस इज 1D एक्सपांशन. रियल लाइफ में स्टूडेंट्स ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि फ्री बॉडी में वन डायमेंशनल एक्सपांशन होगा. नहीं, अगर वन डायमेंशनल चाहिए आपको बाकी दो डायमेंशंस को क्लोज करना पड़ेगा. बट मैं बोल रहा हूं कि वी कैन कंसिडर इट फ्री वन डायमेंशनल एक्सपांशन, अज्यूम कर रहे हैं जब आपका लेंथ काफी बड़ा रहेगा ब्रेथ और हाइट से. सो यहां पे नोट करना स्टूडेंट्स, हम एक काफी सिंपल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं यहां पे. सो लेंथ में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन लेंथ, आप सबको पता रहना चाहिए. डेल्टा चेंज से रिप्रेजेंट, चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा यूज करते हैं. सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. जितना टेम्परेचर बढ़ा हो गया उतना लेंथ ज्यादा होगा ना, बात खत्म. नाउ दिस टर्म रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी. इसको अगर मैं हटा दूं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा. सो यहाँ पे मे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि जो कांस्टेंट है ना उसको भी हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं. सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत होना. दिस इज फॉर प्रोपोर्शनैलिटी. ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दे रहा है, बट दिस इज अ वेरिएबल, सॉरी नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ कांस्टेंट, बट ये टर्म है इक्वेशन का. ये प्रोपोर्शनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है. दिस इज अ टर्म इन द इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. नाउ इन फॉर्मूला में मैं चाहूंगा आप ध्यान दीजिए, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज. चेंज हम कैसे लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. सो यहां पे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ अ बॉडी, द होल अपॉन, यहां पे लेंथ कौन सा रहेगा, इनिशियल लेंथ है ना. लेंथ मतलब क्या, शुरुआत का जो लेंथ था ना, और चेंज इन लेंथ मतलब क्या हो गया, फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस. तो फाइनल लेंथ ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी अपॉन इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. स्टूडेंट्स डेल्टा फिर से चेंज, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा टी यहां पे आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर
माइनस इनिशियल टेम्परेचर। देखो काफ़ी सिंपल इक्वेशन है ये। आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, यू विल बी गिवन द इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी, आपको बोला जाएगा कि इनिशियल टेम्परेचर कुछ था, उस पे लेंथ इतना था, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है। आपको उस बॉडी का अल्फा ये दिया जाएगा, ये क्या है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट ये क्वांटिटी आपको दिया रहेगा। दे विल आस्क इस टेम्परेचर पे, शुरुआत का टेम्परेचर ऐसा का कुछ अज्यूम कर लो एक्स टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर वाई कुछ दूसरा टेम्परेचर दिया रहेगा, उस पर आपका लेंथ कितना होगा। सो ये कॉमन सेंस है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया है लेंथ बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हुआ है लेंथ कम होगा, दैट्स इट। एकदम सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, एकदम ही सिंपल सा है। ओके, अब इसमें हम ट्राई करने वाले हैं कि ये अल्फा, इसका यूनिट क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका यूनिट समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, बाकी सारे टर्म्स का यूनिट लिख दूंगा और अल्फा को एक फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा। ओके, सो अब हमारा जो टास्क है यहाँ पे, अल्फा विल फाइंड द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी एंड इससे फिर हम इसको डिफाइन भी करने का ट्राई करेंगे। सो फॉर दैट लेट्स सी हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज थे। वी हैड फाइनल लेंथ ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अल्फा इनटू फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। आप यहां पे देख सकते हैं दिस टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड, तो इसको मैं दूसरे साइड शिफ्ट कर दूंगा, इट विल बी डिवाइडेड। सो अल्फा इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ द होल अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर्स। ओके, एंड इसको स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला जैसा आपको याद रखना है। यहां से आपको अल्फा का वैल्यू भी मिल रहा है और वो क्या रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा है हमें ये भी समझेगा ना। एकदम ध्यान दीजिए यहाँ पे, दीज टू आर लेंथ्स, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। सो मीटर माइनस मीटर, आपको यूनिट में यहाँ पे मीटर मिलेगा अपॉन दिस इज ऑल्सो अ लेंथ, क्या ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। दिस टर्म डियर स्टूडेंट्स इज चेंज इन टेम्परेचर, सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग टू टेम्परेचर्स, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट विल टेक केल्विन, यहाँ पे केल्विन माइनस केल्विन आपको आंसर केल्विन में ही मिलेगा, सो वी कैन टेक इनटू केल्विन। आपको समझना चाहिए मीटर एंड मीटर विल बी कैंसल्ड, आपको मिलेगा 1 अपॉन केल्विन। तो द SI यूनिट ऑफ अल्फा इज 1 अपॉन केल्विन। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोटिस करना, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। इफ आई से जो डिफरेंस केल्विन स्केल में है वही सेल्सियस स्केल में रहेगा, तो आपको कुछ हैरानी नहीं होनी चाहिए इसमें। व्हाट आई एम सेइंग इज कि सपोज इफ आई एम सेइंग कि 0 डिग्री सेल्सियस दिस इज आइस पॉइंट फॉर वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस दिस इज स्टीम पॉइंट। केल्विन्स में 0 डिग्री सेल्सियस दिस इज 273 केल्विन एंड 373 केल्विन स्टीम पॉइंट रहता है। स्टूडेंट्स दोनों के बीच का डिफरेंस नोटिस करना, इट इज 100। व्हाट आई एम सेइंग इज कि फर्क नहीं पड़ता इफ यू टेक इट इन केल्विन्स और सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस 100 आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोई भी टेम्परेचर रहने दो, डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस, अगर आप उसका डिफरेंस निकाल रहे हो इट विल बी सेम। डिफरेंस, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, डिफरेंस सबट्रैक्ट करोगे तो ही सेम रहेगा, ठीक है। तो उसमें प्लीज कुछ कंफ्यूजन मत रखना। नाउ यहां पे इधर से मुझे एक और चीज समझ रहा है कि SI यूनिट कैन ऑल्सो बी 1 बाय डिग्री सेल्सियस। तो किसी ने अगर आपको पूछा इन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि डिफाइन और स्टेट द SI यूनिट ऑफ अल्फा, तो आप बोलोगे 1 बाय केल्विन और 1 बाय डिग्री सेल्सियस। नाउ यहाँ पे अल्फा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपको ये तो समझा रहेगा LF इज फाइनल लेंथ, फाइनल मतलब आफ्टर एक्सपांशन ऑफ द बॉडी, L0 इज इनिशियल लेंथ, शुरुआत का जो लेंथ है बॉडी का, TF इज फाइनल टेम्परेचर, जब बॉडी को मैं, अब देखो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि वी कैन से कि हम इंक्रीज कर रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर, बट डिक्रीज भी हो सकता है ना। आपको चेंज बोला गया है तो दे कैन ऑल्सो गिव अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है, तो फाइनल टेम्परेचर कभी कभी इनिशियल टेम्परेचर से लो भी हो सकता है। सो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ ऑफ द बॉडी, दिस इज इनिशियल
टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझा रहेगा। इसके आगे एक बस कंसेप्ट समझना है, ये अल्फा क्या है। सो अल्फा इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अल्फा जो टर्म है उसका मतलब ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। इसका एसआई यूनिट है इसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन भी ले सकते हैं। एसआई में लिखेंगे तो 1 डिग्री केल्विन और एल्स 1 डिग्री सेल्सियस, सेम थिंग है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि किसी ने अगर आपको बोल दिया डिफाइन दिस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो हमको बस इतना कहना है। देखो फिजिक्स में बहुत सिंपल ट्रिक रहता है, जस्ट ऑब्जर्व द फॉर्मूला में मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, अल्फा इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। काफी सिंपल है। इफ मुझे ये फॉर्मूला से डेफिनेशन निकालना है, माय फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि मैं ये पूरे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना इनको 1 बोल दूं। क्या बोलूं? 1। सो अगर मैं लेंथ को 1 ले रहा हूं तो इसी को तो यूनिट लेंथ बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, इसी को यूनिट लेंथ बोलते हैं। नाउ दिस इज यूनिट लेंथ। यहां पे टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर में मैं बोल सकता हूं 1 डिग्री का डिफरेंस है। दिस इज चेंज ना, तो चेंज हमने 1 डिग्री रखा है, लेंथ 1 डिग्री रखा है। सो यहां से अब थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है एंड वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर या 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज नोट दिस डाउन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट लेंथ फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। पर यूनिट का मतलब 1 होगा, ये भी 1, तो 1 और 1 हो गया, तो इस टर्म को आप भूल जाइए। तो हमने सीधा वही तो कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे आगे, और ऐसे 2 टॉपिक्स है। फिर फाइनली मैं आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इस चैप्टर से, इस मॉड्यूल से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, एरियल एक्सपांशन। अब जो मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल, जिसका लेंथ, ऐसा कोई बॉडी जिसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, बट थिकनेस नहीं है। पेपर या मेटल का शीट, मेटल शीट्स में यू हैव लेंथ एंड ब्रेथ, बट मेटल शीट का थिकनेस बहुत कम रहता है। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल सबने घर पे यूज किया रहेगा, वी पैक चपातीज इन दैट। सो एल्यूमिनियम फॉइल का लेंथ और ब्रेथ है अच्छा खासा, बट थिकनेस नेग्लिजिबल है। सो व्हेन द मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे आर हीटेड, तो वो लेंथ और ब्रेथ में इंक्रीज करेंगे, थिकनेस में इंक्रीज बहुत कम होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इंक्रीज नहीं होगा, बहुत कम इंक्रीज होने वाला है। सो वी डोंट कंसिडर दैट। ओके, सो नाउ यहां पे आप देख सकते हैं, सपोज ये एक बॉडी है और इसको मैंने हीट प्रोवाइड किया, इसको मैंने हीट दे दिया। आपको समझ में आना चाहिए इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और इसका ब्रेथ भी इंक्रीज होगा। सो द इंक्रीज इन लेंथ एंड ब्रेथ, आपको कुछ ऐसा नया एक बॉडी मिलेगा। नाउ जस्ट अ रिमाइंडर डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अल्फा जो हमने लिखा था पहले लीनियर एक्सपांशन के लिए, एंड अभी जो लिखने वाले हैं, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स का वैल्यू बहुत छोटा रहता है, बहुत कम वैल्यू रहता है। सो मैंने यहां पे एग्जैजरेट किया है, कभी भी कोई मेटल शीट इतना एक्सपांड नहीं होगा, काफी छोटा एक्सपांशन होता है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट और एक्सपांशन है वही नेग्लिजिबल रहता है। नाउ बट एक्सपांशन कुछ ऐसा हो गया, सो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो एरियल एक्सपांशन, इट इज एक्सपांशन या इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ अगेन ये जो है दिस इज 2 डायमेंशनल एक्सपांशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट करता रहूंगा। रियल लाइफ में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा, तीनों डायमेंशंस इंक्रीज होने वाले हैं, बट वी डोंट कंसिडर द थर्ड डायमेंशन एज इट इज ऑलरेडी नेग्लिजिबल।
इनिशियल वैल्यू इसका इतना छोटा है, फाइनल वैल्यू में कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, सो कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। सो दिस इज फॉर 2D एक्सपांशन। सो यहाँ पे भी हम लोग सेम वे में ट्राई करेंगे फॉर्मूला निकालने का, ओके। यस, नाउ फॉर्मूला के लिए चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, दिस इज योर ओरिजिनल एरिया, जो ये स्क्वायर के अंदर है, दिस इज योर ओरिजिनल एरिया ए नॉट, दिस स्टूडेंट्स इज योर फाइनल एरिया ए एफ, ओके। सो इनिशियल एंड फाइनल एरिया, चेंज इन इनिशियल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इज इक्वल टू, इससे पहले इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। लेंथ के लिए भी सेम लिखा था, यहाँ पे भी सेम है। नाउ चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन से कंफ्यूज मत करना। दिस इज, अब यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलेंगे बीटा, ग्रीक अल्फाबेट बीटा डेल्टा टी। दिस राइट हियर बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन के लिए कोएफिशिएंट था, वैसे ही एरियल एक्सपांशन के लिए कोएफिशिएंट रहेगा, एंड ऑल दीज कोएफिशिएंट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। सो ये बहुत, इनमें ना इसको आप कांस्टेंट ही मान लो, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं। सो बीटा का वैल्यू लेट्स से फॉर स्टील सेम रहेगा, आपको क्वेश्चन में वो वैल्यू दिया रहेगा, आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है, गॉट इट। नाउ सो यहाँ पे हमें बीटा का अगर फॉर्मूला निकालना है, सो बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया द होल अपॉन ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला यूज किया था। सो बस यहाँ पे लेंथ की जगह क्या लिख दिया है हमने, एरिया। नाउ इस बार आप एसआई यूनिट बताएंगे, ध्यान देना, इसका एसआई यूनिट एरिया है मीटर स्क्वायर, अपॉन एरिया है फिर से मीटर स्क्वायर, इनटू टेम्परेचर है केल्विन्स। मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड एंड यू गेट 1/केल्विन। ये है एसआई यूनिट। और मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन एंड सेल्सियस में सेम आएगा, इट कैन बी 1/डिग्री सेल्सियस। तो एसआई यूनिट बीटा का, बीटा को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, गॉट इट। यहां से ये फॉर्मूला आता है। अब फिर से वही बात, इफ दे आस्क डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, काफी सिंपल है, ध्यान देना यहाँ पे। व्हाट यू मे राइट इज बीटा इज चेंज इन एरिया, चेंज मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। देखिए मैं बार बार टर्म्स लिखा के नहीं देने वाला, यहाँ पे एफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर फाइनल, ओ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर इनिशियल, बस लेंथ की जगह अब हम एरिया यूज कर रहे हैं, तो वी विल राइट एरिया final area of body minus initial area of body, the whole upon final area of body into final temperature minus initial temperature। यहां से फॉर्मूला आ गया। now इसको हम नोट कैसे करेंगे, इसका डेरिवेशन अगर किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया कि डिराइव कैसे कर सकते हो। इफ समवन आस्क कि आप इस टर्म को एक्सप्लेन करो या डिफाइन करो, सो व्हाट यू विल से इज दिस इज चेंज इन एरिया। सो डिनोमिनेटर को मेरा गोल है यूनिट 1 करने का, सो इसको अगर मैं 1 लिख दूं और इसको भी 1 लिख दूं, सो अब डेफिनेशन बनाना काफी सिंपल है। एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन इज इक्वल टू, या फिर ऐसा बोल सकते हो, इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द बॉडी पर यूनिट ओरिजिनल एरिया फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। पर यूनिट मतलब 1, ओरिजिनल एरिया अगर हमारा 1 है तो कितना इंक्रीज हो रहा है इफ हमने 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज किया। एकदम सिंपल है, एक प्लेट लिया है, सबका एरिया 1 मान लो, मतलब 1 साइड है उसका, एक स्क्वायर प्लेट है विद साइड 1 मीटर, तो पूरा स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। उसका टेम्परेचर लेट से 20 डिग्री सेल्सियस था, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म करके 21 कर दिया, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज हुआ रहेगा। दैट चेंज, वो छोटा सा जो चेंज होने वाला है ना, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। तो ये दोनों को 1 लिया तो जितना एक्सपांशन हो रहा है दैट इज एरियल एक्सपांशन। डिफाइन करने का मैंने बता दिया आपको, एक बार फिर से बता देता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ बॉडी पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ फॉर पर यूनिट ओरिजिनल एरिया फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। गॉट इट। सो ऐसे ही हम थर्ड टर्म की तरफ बढ़ेंगे।
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। नाउ वॉल्यूमेट्रिक में आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक थिकनेस, ये 3 डायमेंशन है हमारे सामने। सो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा या चेंज होगा डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन में होने वाला है। सो अगर मुझे इसको लिखना है तो इंक्रीज, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होता क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू increase in temperature. This, dear students, is real life example, 3 dimensional example है। तो ये expansion 3 dimensional होगा, जो कि most of the cases में होता है। हम expansion 3 dimensional count करते हैं, but it may depend from case to case। जैसे आपने सुना होगा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, they are made of cast iron। ना वो जो ट्रैक्स रहते हैं they are मेटल, सो इफ ड्यूरिंग समर सीजन वो एक्सपांड होते हैं, इसलिए देखा रहेगा कि ट्रैक्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। सो यहाँ पे हम जब कैलकुलेशन करेंगे वी कंसिडर लीनियर एक्सपांशन, क्योंकि एक ट्रैक का लेंथ उसके थिकनेस से काफ़ी ज़्यादा होता है। सो थिकनेस में उतना एक्सपांशन नहीं होगा जितना लेंथ वाइज होगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे आप नोटिस करना, ये लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस तीनों साइड इंक्रीज होने वाला है। सो व्हाट वी मे गेट, यहाँ पे अगेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे हम तो हमें इक्वालिटी जब लेके इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, सो एक कांस्टेंट मिलेगा। नाउ दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। सो दिस इज गामा, गामा डेल्टा टी। गामा यहाँ पे इस तरफ मैं ले रहा हूँ गामा को ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, तो आपको मिलेगा change in volume upon original volume into change in temperature. This formula is for volumetric expansion. So coefficient of volumetric expansion हमें यहाँ से इस फॉर्मूला से मिल जा रहा है। Now यहाँ पे गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, coefficient of volumetric expansion. Okay? इसका यूनिट आपको ही बताना है। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम है ये मीटर क्यूब, ओरिजिनल वॉल्यूम है मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या, केल्विन, 1 बाय केल्विन और 1 बाय डिग्री सेल्सियस। इसको डिफाइन करना है, फिर से वही काम है, रिपीटेड प्रोसेस है, तो अब तक आपको आदत हो जानी चाहिए इस चीज की। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, इसको डिफाइन करना है। सो गामा इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम द होल अपॉन फाइनल वॉल्यूम इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है? यहाँ पे फाइनल नहीं इनिशियल आएगा, सो इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। सो डिफाइन करने के लिए विल कीप दीज डिनोमिनेटर्स 1। सो volumetric expansion of a body या coefficient of volumetric expansion can be defined as change in volume when original volume is 1 unit and change in temperature is 1 degree centigrade और 1 Kelvin। अच्छे से इसको हमें डिफाइन करना है, तो coefficient of volumetric expansion is defined as increase in volume per unit original volume for 1 degree rise in temperature। That's it। सो आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट समझा रहेगा, तीनों काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी एनालॉगस है, आपको याद हो जाना चाहिए इजीली। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक के साथ। सो नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है अ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब उन्होंने पहले ही टेम्परेचर दे दिया है तो दिस इज आवर इनिशियल टेम्परेचर, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इन अ ग्लास ऑफ बीकर ऑफ वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर क्यूब। उन्होंने आपको टेम्परेचर दिया है, इट वॉज इनिशियल टेम्परेचर 0। तो मैं यहाँ पे एक एक करके डेटा लिखते जाता हूँ। आपको बोला है इनिशियल टेम्परेचर T0, आप इसको T1 T2 करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो T0, अच्छा यहाँ पे 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं वो, a glass beaker and liquid। सो दोनों के लिए शुरुआत का टेम्परेचर फॉर ग्लास एज वेल एज फॉर लिक्विड दोनों के लिए था
0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ऑफ वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब है, टू फिल इट कंप्लीटली। सो हमने ग्लास में जो भी कंटेनर है उसमें अगर हमने लिक्विड भर दिया और उसका पूरा वॉल्यूम फिल हो चुका है, सो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया ना। सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज ऑल्सो इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बोला है द बीकर इज देन हीटेड टू 90 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो। देखो जनरली हमारा दिमाग ये काम करता कि बीकर है, इट कंटेन्स सम लिक्विड, दोनों का वॉल्यूम सेम है, जैसे ही मैंने इसको हीट दिया लिक्विड एक्सपांड होगा और ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मेरा काम क्या है, सिर्फ हाउ मच द लिक्विड इज एक्सपांडिंग, जो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो निकालना है, और वो मैं इजीली निकाल सकता हूं। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, देखिए मुझे सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, ओरिजिनल वॉल्यूम दिया है, चेंज इन टेम्परेचर दिया है, एंड मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन का वैल्यू भी दिया हुआ है। अगर आप ऐसा करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज ग्लास जो है वो भी तो एक्सपांड होगा ना हीट के साथ। लिक्विड सॉलिड सबके लिए वैलिड है, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे हमको वो भी ध्यान रखना है कि बीकर और लिक्विड दोनों इंक्रीज होने वाला है। तो उन्होंने बोला ना ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कब होगा स्टूडेंट्स, जब ना आपका ये जो बीकर है ये जितना इंक्रीज हुआ, अगर वाटर का लेवल उसके ऊपर चला गया तो ही ओवरफ्लो होगा। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे हम आप वही देखने वाले कि ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आपका मेन कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। देखो ऐसा कुछ रहने वाला है, ये बीकर है, यहाँ तक मैंने लिक्विड भर दिया है। अगर बीकर का वॉल्यूम एक्सपांड हुआ और लिक्विड का वॉल्यूम उससे कम एक्सपांड हुआ तो फ्लो होगा ही नहीं, बट अगर लिक्विड का वॉल्यूम उससे ज़्यादा एक्सपांड हुआ तो फ्लो हो जाएगा। तो बस ये हमें देखना है। तो बेसिकली हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, मुझे पता है फॉर्मूला हमारे पास ये था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यहीं से मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ फॉर चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। काफी सिंपल हो गया ये, गामा वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर, तीनों का वैल्यू उठाना है, फॉर्मूला में रख देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास के लिए और लिक्विड के लिए गामा दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम दिया है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर दिया है, एंड दोनों का फाइनल टेम्परेचर भी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, फाइनल टेम्परेचर फॉर ग्लास एज वेल एज फॉर लिक्विड इज 90 डिग्री सेल्सियस। सारे वैल्यूज दिए, सिर्फ फॉर्मूला में रखना है, मल्टीप्लाई करना है। सो पहले मैं ग्लास के लिए निकालूंगा, क्योंकि ग्लास में जितना एक्सपांशन हो रहा है, फर्स्ट हमारा गोल है ग्लास का एक्सपांशन देखना। इफ दैट एक्सपांशन इज मोर देन एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, कुछ ओवरफ्लो नहीं होगा। इफ लिक्विड का एक्सपांशन ज्यादा है तो ओवरफ्लो हो जाएगा। सो फॉर ग्लास बीकर चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ग्लास के लिए गामा का वैल्यू 2.75 इंटू 10⁻⁻⁵, यूनिट चेक करना डिग्री सेल्सियस। सो 2.75 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू वॉल्यूम हमें दिया गया था 600। नाउ स्टूडेंट 600 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो हमारा जो भी यूनिट यहाँ पे आएगा, जो भी चेंज इन वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए रहेगा, फाइनल टेम्परेचर 90 था, इनिशियल टेम्परेचर 0 था, चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, फाइनल 90 है, इनिशियल 0 है। सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास बीकर इज इक्वल टू 6 इंटू 9, 54 हो गया। यहाँ पे ये जो दो जीरोज है, एक जीरो, दिस इज 1000 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 2750 इंटू 54 इंटू 10⁻⁻⁵। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 148,500। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, आप कर सकते हैं, इंटू 10⁻⁻⁵। 10⁻⁵ ये इंडिकेट कर रहा है कि डेसिमल को आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, माइनस लेफ्ट में इंडिकेट कर रहा है इधर। तो कितने टर्म्स, कितने यूनिट्स, 5 प्लेस से शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। सो वी गेट 1.485 यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सो यार ग्लास का तो इतना इंक्रीमेंट हुआ है वॉल्यूम का,
सेम देखते हैं फॉर लिक्विड। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे इसके आगे। सेम फॉर्मूला आएगा फॉर लिक्विड, वही आने वाला है गामा वी डेल्टा टी। तो गामा लिक्विड के लिए हमको कितना दिया है 1.75 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। सो 1.75 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू वी वॉल्यूम सेम था, चेंज इन टेम्परेचर सेम है, 600 इंटू 90 माइनस 0, 90 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। सो यहाँ से 1000 इधर मल्टीप्लाई किया, 1750 इंटू 6 इंटू 9 54 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा दिस इज 9450 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। माइनस इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट साइड में हमें शिफ्ट होना है। सो 1 2 3 4। सो यहाँ पे यहीं से पहले तो डाउट ये क्लियर, ओवरफ्लो कितना होगा वो साइड की बात है, पहले ये बताओ ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 1.485 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, बट द वॉल्यूम इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम फॉर लिक्विड इज 9.45 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली लिक्विड का इंक्रीमेंट ज़्यादा है, हमेशा याद रखना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन इज हाईएस्ट फॉर गैसेस, देन फॉर लिक्विड्स, देन फॉर सॉलिड। कभी भी लिक्विड का ज़्यादा रहेगा। सो लिक्विड पक्का ओवरफ्लो होने वाला है। कितना ओवरफ्लो होगा अगर आपको ये निकालना है, ओवरफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास। सो लिक्विड के लिए इट इज 9.540 माइनस 1.485. So this is coming out to be 7.965. ओके, सो ऐसा कुछ सेंटीमीटर क्यूब में आपका ओवरऑल फ्लो आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे हमें समझ रहा है कि लिक्विड का क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो दैट विल ओवरफ्लो। ओके, नाउ सी ये जो भी फॉर्मूला मैंने अभी तक लिखा है यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट, हम किसकी बात कर रहे थे, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों की बात कर रहे थे। फॉर अ सॉलिड लेट्स से कोई भी एक मटेरियल है, क्या इन तीनों का कोई एक रिलेशन होगा? सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि ये तीनों को हम एक इक्वेशन में लाके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या एक टर्म को पता करके मैं बाकी दोनों टर्म्स पता कर सकता हूं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सो हम लोग का डेरिवेशन वाला पार्ट आने वाला है। ओके, सो सपोज पहले हम लोग लीनियर एंड एरियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशंस के लिए देखेंगे कि क्या रिलेशन आता है। सो सिंपल डेरिवेशन है, कंसिडर अ स्क्वायर प्लेट। ये जो अंदर वाला प्लेट है ना, ये इनिशियल वैल्यू था इसका, कंसिडर दिस प्लेट। इसको जैसे ही मैंने हीट दिया, दिस प्लेट एक्सपांड्स, एक्सपांशन हो रहा है, थर्मल एक्सपांशन। फाइनल उसका हो जाएगा लेंथ LF, इनिशियल लेंथ था LO, L नॉट इनिशियल था, फाइनल LF। ये LF क्यों हुआ? क्योंकि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करके TF कर दिया। सिंपल है। नाउ मुझे बताओ स्टूडेंट्स, शुरुआत का एरिया क्या होगा? एक स्क्वायर प्लेट है, एरिया क्या रहता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो शुरुआत का एरिया साइड का स्क्वायर हो गया, प्रीटी सिंपल। फाइनल एरिया क्या होगा? फाइनल लेंथ का स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ ध्यान देना, यहां पे मुझे पता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। गुड, तो यहां से मैं लिख सकता हूं चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ स्टूडेंट फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल ये जो माइनस इनिशियल है इसको दूसरे साइड शिफ्ट कर दो तो प्लस हो जाएगा, प्लस इनिशियल लेंथ प्लस इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। अब देख सकते हैं दोनों ही टर्म्स में इनिशियल लेंथ आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एकदम ध्यान से इसको देख लीजिए, एक बार फिर रिपीट करूंगा क्योंकि ये सेम स्टेप हम एरियल और वॉल्यूमेट्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सेम आप चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू कोएफिशिएंट डेल्टा टी ऐसा लिख सकते हो। नाउ इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, वैसे इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया बीटा डेल्टा टी, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। तो यहां से फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल प्लस इनिशियल अल्फा डेल्टा टी।
सो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. सेम वे में मैं लिख सकता हूँ फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी एंड फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी. इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आपको. नाउ यहां पे कंटिन्यू करते हैं. देखो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है. तो क्या यहां पे फाइनल लेंथ की जगह मैं ये इक्वेशन रख सकता हूं? सो मैं लिखूंगा फाइनल एरिया इज इक्वल टू, फाइनल लेंथ का स्क्वायर करना है तो ये पूरे टर्म का स्क्वायर है. लेंथ इनिशियल लेंथ का स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर. ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां पे. सो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab प्लस बी क्या है यहां पे डेल्टा टी स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर. तो अल्फा का भी स्क्वायर डेल्टा टी का भी स्क्वायर. इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया. इनिशियल लेंथ का स्क्वायर क्या है एरिया नॉट. ए एफ इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस, एकदम ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं. अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा रहता है, उसका स्क्वायर करना है तो बहुत ही छोटा वैल्यू हो जाएगा. बहुत छोटे वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन में तो वो नेग्लिजिबल है, उसका स्क्वायर नेग्लिजिबल है. तो इसको मैं 0 मान ले रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं. बहुत छोटा वैल्यू है, प्लस करना है 0 मान लो. तो क्या बचेगा 2 अल्फा डेल्टा टी. ये आपको एक इक्वेशन हो गया जो याद रखना है. दिस इज माय इक्वेशन 1. फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. नाउ नेक्स्ट इस पे आएंगे. तो यहां पे मुझे एक और चीज पता है, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी. तो यहां से मैं लिख सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल बीटा डेल्टा टी. सो फाइनल इज इक्वल टू, ये इनिशियल इधर आ गया, इनिशियल प्लस इनिशियल एरिया बीटा डेल्टा टी. सो फाइनल इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. देखो यहां पे भी फाइनल एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पे भी हम फाइनल एरिया की बात कर रहे हैं. ओके, सो ये दोनों ही इक्वेशन सेम है. अल्फा नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी और अल्फा नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. तो दोनों सेम है तो मैं लिख दूंगा अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी था. 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. सो डेल्टा टी. ओके, नाउ दोनों साइड से ए नॉट कैंसिल हो गया. 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. 1 और 1 भी कैंसिल हो गया दोनों साइड से. तो क्या बच रहा है 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी. डेल्टा टी भी कैंसिल हो गया दोनों साइड से. सो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा. कितना सिंपल था ये. बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आ गया. यहां से हमको समझ रहा है कि फॉर एरियल एक्सपांशन वट एवर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन मस्ट बी, इट विल बी ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपांशन. एकदम सिंपल था. सो लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं. एक क्यूब कंसिडर किया. क्यूब के लिए इनिशियल लेंथ एल नॉट है, फाइनल लेंथ एल एफ है. सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा इनिशियल लेंथ का क्यूब. फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा फाइनल लेंथ का क्यूब. ओके, हमने ये भी देखा है कि फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं. प्लीज यहां पे ये मैंने बोला भी था, ये इक्वेशंस को याद रख लेना. ये तीनों ही हम यूज करने वाले हैं. ओके, सो यहां पे ये सिंपल फॉर्मूला को मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं. तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम का क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी द होल क्यूब. नाउ एल नॉट क्यूब ये क्या होता है इनिशियल वॉल्यूम ना. तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ए स्क्वायर बी प्लस 3a मतलब 3 इंटू 1, बी स्क्वायर, बी क्या है अल्फा डेल्टा टी, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी है आपका अल्फा डेल्टा टी तो अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। नाउ लास्ट स्टेप जो किया था वही करना है और 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे अल्फा बहुत छोटा वैल्यू है तो ये छोटा वैल्यू है तो इसका स्क्वायर तो और छोटा होगा, नेग्लेक्ट कर दो। अल्फा बहुत छोटा वैल्यू, उसका क्यूब तो और भी छोटा होगा, इसको भी 0 मान लो। क्या बच रहा है, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। हमने कुछ टाइम पहले ही इक्वेशन 2 डिराइव किया था कि फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब भी थोड़ी देर पहले किया था, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो यहां पे ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो दोनों को साथ में लिख दो, वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दोनों साइड से वी नॉट कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दोनों साइड से 1 कैंसिल हो गया, 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। दोनों साइड से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा। ये आपका लीनियर एक्सपांशन का वॉल्यूमेट्रिक से रिलेशन। सो फाइनल अगर मुझे पूरा समराइज करना रहेगा, आई कैन सी गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा गामा डिवाइड बाय 3, और हमने ये भी देखा था 2 टाइम्स ऑफ अल्फा वाज बीटा, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय 2। सो यहां से आपको समझ रहे हैं, अगर मुझे फाइनल लिखना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय 2 एंड गामा डिवाइड बाय 3। So with this student we can end our topic on linear expansion, volumetric and areal expansion. Thermal expansion में इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, just practice a few sums given in the textbook and इसके आगे आपको thermal expansion का कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। Okay, so with this we'll end our session here, meet you the other time.